वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का। और केमिकल रिएक्शंस एक तरह से हमारे केमिस्ट्री का पूरे बैकबोन माना जाता है। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं क्लास 10th के, उसमें इसका यूज पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब केमिकल रिएक्शन हम तब कहेंगे जब हमारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो और उनकी नई नई प्रॉपर्टी हो। और जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे वो एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व करेंगे। यानी हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसमें हमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। अब बेसिकली केमिकल रिएक्शन में हमारा होता क्या है कि जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं। और एटम्स कौन से रीअरेंज हो रहे हैं? जो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी हमारे जो रिएक्टेंट साइड के एटम्स हैं। या फिर अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो जो एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ये दो एटम हो गए, तो ये आपस में रीअरेंज होंगे। और इसके बाद ये न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करेंगे जिनका प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगा। यहाँ पर मेंशन्ड है जिसका प्रॉपर्टी नया होगा और सब्सटेंसेस भी जो फॉर्म होंगे वो नए होंगे। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जो रिएक्टेंट हमारे थे, यानी जो रिएक्शन कर रहे थे किसी भी एलिमेंट के एटम्स, ये चेंज होकर नया एलिमेंट नहीं बनते, सिर्फ इनका रीअरेंजमेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब हम समझेंगे कि हम रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। तो अगर डिफाइन करना हो गया तो हम बोलेंगे द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब रिएक्शन के बाद जो चीज फॉर्म होता है, जो नया चीज फॉर्म हो रहा है, उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर डिफाइन करना होगा प्रोडक्ट को तो हम बोलेंगे द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उन्हीं को हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो बेसिकली हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और फिर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है। किससे? रिएक्टेंट से। जो यहाँ पर सब्सटेंस रहेंगे और जो यहाँ सब्सटेंस रहेंगे, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब ज्यादातर बुक्स में और एनसीईआरटी में जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया रहता है वो है हमारा मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम का रिबन। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे आपका मैग्नीशियम का रिबन हो गया, अब इसको जब हम जलाते हैं, यहाँ समझिए हम कैंडल से जला दे रहे हैं या फिर हम बर्नर से जला रहे हैं, तो जब ये जलता है तो इसकी डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है। इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन भी इसको बना के पूछ ले कि जो इसकी फ्लेम होती है वो डैजलिंग व्हाइट होती है। और इस रिएक्शन के बाद हमें एक पाउडर का सब्सटेंस मिल जाता है, ऐसे पाउडर टाइप का मिल जाएगा। और इस जो पाउडर का कलर होगा वो होगा व्हाइट, व्हाइट कलर पाउडर। और ये व्हाइट कलर पाउडर जो फॉर्म हो रहा है ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो देखिए बेसिक रिएक्शन जो बन जाता है वो ये है कि मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं तो इसका मतलब वो मैग्नीशियम हम ले रहे हैं, फिर उसको बर्न कर रहे हैं। अब किसी भी चीज को जलाने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं जलेगा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है और इसको तो आपने आयंस चैप्टर में भी पढ़ा था। और ये हमारा बन गया एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, जहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। अब ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और ये जो MgO फॉर्म हो रहा है इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये तो बस एक नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया केमिकल रिएक्शंस का, पर आप अगर ध्यान से सोचें तो आपके आसपास हर समय केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवन आपके बॉडी में, आपके शरीर में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आप जो बेसिक सांस लेते हैं अपना, वो भी जो रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, आप लोग बायो में पढ़े होंगे रेस्पिरेशन, तो ये जो रेस्पिरेशन है ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है इसमें। फिर कुछ और भी बेसिक एग्जांपल्स हम ये ले सकते हैं कि जैसे दही का बनना दूध से, ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है।
क्योंकि ये केमिकल चेंज हो रहा है। फिर जो हम खाना बनाते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर अब जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, पर साथ में आप देख रहे होंगे ये जो कैंडल है ये भी जल रही है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। इस तरह से आपके केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल्स जैसे हो गए फ्यूल्स का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन में आता है। एक और बहुत आम सा एग्जाम्पल है, वो है आपका आम का पकना, यानी रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये भी आपके केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल में आते हैं। अब ये जब सारे एग्जाम्पल हमने देखे, तो हमारे मन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा, पता कब चलेगा कि कब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, इस बार केमिकल चेंज हुआ है या फिर इस बार केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब हो गया कि आपका गैस का रिलीज होना। इसका एग्जांपल कैसे समझे? जैसे एक बीकर आपने ले लिया और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट कर देंगे H2SO4 से। अब अगर इसमें हम जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं, यानी छोटे छोटे जिंक के दाने डालते हैं, तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी जो हाइड्रोजन गैस है, ये आपका हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको दिख रहा है कि गैस रिलीज हो रही है, तो हम पता कर लेंगे कि हाँ, वो केमिकल रिएक्शन है। फिर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन या फिर अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है और उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखिए, जब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इधर जैसे ये प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट क्या होता है? आपका नीचे बैठ जाता है, ऐसे जमीन से लगा हुआ। तो ये जो नीचे बैठा हुआ सब्सटेंस पूरा है, इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है चेंज इन कलर। अगर हमें कलर का चेंज दिख रहा है, तो वहां हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का चेंज होना। या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है, वो हमारे केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो रिएक्शंस दो टाइप की होती थी, आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये दोनों टेम्परेचर वाले पॉइंट को ही क्लियर करती थी। फिर लास्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट का चेंज होना। कोई गैस से लिक्विड बन गया, या लिक्विड से सॉलिड बन गया, या सॉलिड से गैस बन गया। तो अगर स्टेट में चेंज आ रहा है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? केमिकल रिएक्शंस का। अभी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसमें हो सकता है ये 5 में से एक ही चेंज हो रहा हो, 2 चेंज हो रहा हो, या 2 से ज़्यादा हो सकता है किसी किसी में पाँचों चेंज हो रहे हों। तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है और अलग अलग वेरी करता है। अब हम जल्दी से रिवाइज करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, आपका इस साइड लिखते हैं रिएक्टेंट, बीच में हम एक एरो लगाते हैं, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और ज़्यादातर केसेस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर हम इनका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, पूरा नाम लिखने के बजाय। जैसे ऑक्सीजन ना लिखने के बजाय हम यहाँ पर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन गैस से, O2 से। या फिर जिंक का अगर आपको रिएक्शन दिखाना हो गया, तो जिंक ऐसे ना लिखकर हम डायरेक्ट इसका केमिकल फॉर्मूला जिंक, जो कि मतलब इसका सिंबल है, इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड भी जो सिंबल्स हैं, उनसे इनको रिप्रेजेंट करा जाएगा। जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था, उसी को हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। देखिए, हमने क्या बोला था कि हम जिंक ग्रैन्यूल्स डाल रहे हैं, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आपका फॉर्म क्या हो रहा था? जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, जैसे जिंक भी है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। इसी तरह का प्रोडक्ट एक से ज्यादा फॉर्म हो रहा हो, तो बीच में प्लस साइन लगाएंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखिए, जिंक का सिंबल होता है Zn, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल, वो होता है H2SO4।
फिर एक एरो लगाएंगे इस तरह। फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट, उसका फॉर्मूला लिखेंगे ZnSO4 प्लस, प्लस मतलब उसके साथ एक और चीज फॉर्म हो रहा है, वो है हमारा हाइड्रोजन गैस, तो लिख देंगे H2। ये हो गया आपका सबसे बेसिक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का, कि बीच में हम एरो देंगे, लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट और राइट साइड में लिखेंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और इस एरो का मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं और प्रोसेस होके जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं इधर। यानी हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, ये एक तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने का छोटा और आसान तरीका हो गया। तो दोस्तों, ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।